अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे शॉर्ट क्वेश्चंस को। हमने प्रीवियस लेक्चर में पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम आगे चलेंगे और रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलें अपने वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। 5th क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द टर्म्स क्रस्ट, ट्रफ, नोड एंड एंटीनोड। तो स्टूडेंट्स इन 4 चीज़ों के बारे में हमें बताना है। इनको समझने के लिए सबसे पहले हम एक वेव यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये आपके सामने एक मीन पोजीशन है और इस मीन पोजीशन के ऊपर हम लोग एक वेव ड्रॉ करते हैं और वो वेव एक इस तरह की वेव आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा था कि ये जो वेव फॉर्म आपके सामने इस तरफ बनाई जा रही है ये एक ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर ये 2 टर्म्स होती हैं जिन्हें हम सीखते हैं, एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्रस्ट किसे कहते हैं। क्रस्ट, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा था जब हम इस वेव को पढ़ रहे थे चैप्टर के अंदर कि कोई भी ट्रांसवर्स वेव अगर हमारे पास मौजूद हो तो उस वेव का मेन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट होता था, ये वाला जो पोर्शन होता था स्टूडेंट्स, इसे हम लोग नाम देते थे क्रस्ट का। तो हम लोग इस तरह से इसे कह सकते हैं द पोर्शन ऑफ a transverse wave above the main position. Main position is called crest. तो स्टूडेंट्स जो मेन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्रस्ट का। दूसरी चीज़ जो हमसे पूछी गई है वो है स्टूडेंट्स ट्रफ। ट्रफ, तो स्टूडेंट्स ट्रफ क्या होता है ये भी हमने सीखा था कि अगर यही वेव जो हमें नज़र आ रही है उस वेव में मेन पोजीशन से नीचे वाले हिस्से की अगर बात करें तो हम उसे ट्रफ का नाम देते थे। तो किस तरह से लिखेंगे, the portion of wave a transverse wave below the main position. Main position is called trough. और स्टूडेंट जो तीसरी चीज हमसे पूछी गई है वो है नोड। नोड को हमने अभी अपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे हम उसे एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देते हैं कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग हो जिसे हम लोगों ने 2 पॉइंट्स के दरमियान इस तरह से हिंज किया हो, हमने उसको बांधा हो रस्सी को और फिर रस्सी के अंदर 2 वेव्स 2 डायरेक्शन में वेव्स बना रहे हो, जैसे कि ये आपके सामने एक वेव शो हो रही है जो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए जा रही है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर एक और वेव भी हो जो इस वाली वेव से एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, जिसे यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो ये दोनों वेव्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं आइडेंटिकल होती हैं। और ये वेव्स जब सुपर इम्पोज करती हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को ए प्राइम का नाम दे दूं तो ये दोनों पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। हम इन पॉइंट्स को
नोड्स का नाम देते थे। तो स्टूडेंट्स नोड्स क्या होते हैं? इन स्टेशनरी वेव्स वो वाले पॉइंट्स जो परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करें। द पॉइंट्स ऑफ zero displacement. The points of zero displacement in stationary waves. इन स्टेशनरी वेव्स। तो स्टूडेंट्स हम उन्हें नाम देते हैं नोड्स का। और इसी तरह से स्टूडेंट्स फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि एंटी नोड्स क्या होते हैं। एंटी नोड, तो स्टूडेंट्स नोड वो होते हैं जो परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे यहाँ पे बी, इसे हम लोग बी प्राइम और इसे बी डबल प्राइम का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाले जो पॉइंट हैं ये इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान ऑसिलेट करते रहते हैं, ये अप एंड डाउन मूव करते रहते हैं। इन पॉइंट्स को हम लोग एंटी नोड्स का नाम देते थे। तो हम कह सकते हैं कि द पॉइंट्स इन स्टेशनरी वेव्स the points in stationary waves which oscillate between two extreme positions. Extreme positions are called antinodes. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इन चारों पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन थी। स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। Why does sound travel faster in solids than in gases? हमारा जो साउंड है वो सॉलिड्स में गैसेस की निस्बत ज़्यादा रफ्तार से कैसे ट्रैवल करता है? स्टूडेंट्स ये इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि जो बेसिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड का देखा था वो हमें इस फिनोमिना को समझने में हेल्प नहीं करता। कैसे? स्पीड ऑफ साउंड is given by speed of sounds स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। v जो कि स्पीड ऑफ साउंड है ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ e डिवाइडेड बाय रो। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें e लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये हमारे पास होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गैमा हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है ये हमारे पास होती है डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड्स और गैसेस में इसके कंपैरिजन की, तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन जो हमें बता रहा है इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली लेट्स सपोज अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया जाए तो इस केस में हमारा v और डेंसिटी के दरमियान यहाँ पे एक इन्वर्स रिलेशन आ जाता है कुछ इस फॉर्म में। यानी इस फॉर्म में अगर हम देखें तो स्पीड और डेंसिटी में इन्वर्स रिलेशन है, यानी जितनी डेंसिटी
ज़्यादा होती चली जाएगी, फॉर एग्जांपल इस तरह से डेंसिटी अगर बढ़ती चली जाएगी तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड कम होती चली जाएगी। और स्टूडेंट्स अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि स्पीड सॉलिड्स में और गैसेस में, तो हमें पता है कि गैसेस के केस में ये जो डेंसिटी की वैल्यू है फॉर गैसेस ये कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स की डेंसिटी गैसेस की डेंसिटी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स अगर डेंसिटी सॉलिड्स की ज़्यादा है तो इसका मतलब है स्पीड सॉलिड्स में कम होनी चाहिए। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इस तरह से नहीं होता। इसका मतलब है कि डेंसिटी के अलावा कोई और चीज़ भी है जो इसको कंट्रोल कर रही है। तो स्टूडेंट्स पहली चीज़ तो हमने जहन में रखनी है कि अगर हम बात करें सिर्फ डेंसिटी की, तो डेंसिटी के ज़्यादा होने की वजह से साउंड की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। और सॉलिड्स में और गैसेस में अगर हम सिर्फ डेंसिटी को रेफरेंस बना के देखें तो हमारे गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है। अब उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स? ये जो रिलेशन हम लोगों ने देखा था ये रिलेशन है मॉडुलस इलास्टिसिटी की फॉर्म में। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि अगर गैसेस की बात हो रही हो तो फिर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कंसीडर नहीं करते। इस केस में हमारे पास आता है बल्क मॉडुलस। और जो बल्क मॉडुलस है फिर उसको हमने इस चैप्टर में भी देखा था कि गैसेस के केस में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक और एक्सप्रेशन के साथ। और स्टूडेंट्स वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का है कि हमने देखा था गैमा पी डिवाइडेड बाय रो, जो हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को कैलकुलेट करके देखा था। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें इन दोनों की डेंसिटीज़ में तो हम लोगों ने देख लिया कि डेंसिटीज़ के केस में क्या होता है। डेंसिटी के केस में गैसेस में स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन सॉलिड्स में कम होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा न्यूमरेटर यहाँ पे लिखा हुआ है जो इस केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और इस केस में गैमा और पी है जो कि प्रेशर है। अब हम इन दोनों की रेशोज़ की बात करेंगे। अगर स्टूडेंट्स हम गैसेस की बात करते हैं तो गैमा एक कांस्टेंट है और जो पी है ये प्रेशर है। अब गैमा की वैल्यू भी बहुत छोटी होती है और प्रेशर की वैल्यू भी बहुत छोटी होती है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं देता। लेकिन जो ई है यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन केस ऑफ सॉलिड्स, इसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि ये डेंसिटी के इफ़ेक्ट को भी डोमिनेट कर जाती है। यानी स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि डेंसिटी तो सॉलिड्स की ज़्यादा है लेकिन सॉलिड्स का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बहुत ज़्यादा है। यानी अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो ई ओवर रो, ये जो हमें रेशो नज़र आ रही है ये रेशो सॉलिड्स के केस में बहुत ज़्यादा होती है अगर हम इसको गैसेस के केस में गैमा पी डिवाइडेड बाय रो के साथ कंपेयर करें। तो क्योंकि ये रेशो ज़्यादा हो जाती है तो इस रेशो के ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम इसी रेफरेंस में लिख सकते हैं दस स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स is greater than speed of sound in solids is greater than speed of sound in gases because modulus of elasticity over rho is greater than gamma p divided by rho। ये ज़्यादा होता है, इस वजह से हमारी स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स ज़्यादा होती है इन गैसेस से।
और फिजिकली अगर स्टूडेंट्स इस चीज़ को हम लोग समझे तो हम फिजिकली भी इसे एक्सप्लेन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि साउंड ट्रेवल करता है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स जितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते चले जाएंगे, एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती है। और इन केस ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो फासला बहुत ज़्यादा होता है, और उस ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से जो साउंड है वो उतनी तेज़ी से ट्रैवल नहीं कर पाता। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने में बीट्स कैसे यूजफुल हो सकती है? फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम बीट्स को याद कर लेते हैं। हमने देखा था कि जब भी दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साउंड ओवरलैप करते हैं तो उनके ओवरलैप करने की वजह से एक फिनोमिना जनरेट होता है, जिस फिनोमिना में ऑल्टरनेटिवली राइज एंड फॉल ऑफ साउंड हमें सुनाई देता है। यानी अगर दो इंस्ट्रूमेंट्स थे, एक की फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ ए थी और एक और फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ बी थी, और इन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में स्लाइट डिफरेंस था, तो उस डिफरेंस की वजह से इनका जो रिजल्टेंट बनता था वो एक अप ग्रेजुअल और सिस्टमेटिक अप एंड डाउन, राइज एंड फॉल ऑफ साउंड हमारे पास होता था। हम उसे बीट्स कहते थे और उसे एन के साथ रिप्रेजेंट करते थे, जो दोनों की फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस के बराबर होता था। अब स्टूडेंट्स ये फिनोमिना हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए किस तरह से यूज़ हो सकता है? तो स्टूडेंट्स हमें पहले ये भी पता होना चाहिए कि ट्यून करने का मतलब क्या होता है। कि अगर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मौजूद है और हम कह रहे हैं कि हम उसे ट्यून कर रहे हैं, तो ट्यून करने का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स ट्यून करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, हम उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड को एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साउंड के बराबर लेके आ रहे हैं। यानी अगर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टैंडर्ड है और हम समझते हैं कि उसका साउंड बिल्कुल ठीक है और हमारे हर इंस्ट्रूमेंट का साउंड बिल्कुल उसी तरह का होना चाहिए, तो फिर स्टूडेंट्स हम अपने इंस्ट्रूमेंट के साउंड को एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास दो गिटार्स नज़र आ रहे हैं, आप समझ लें कि इसमें जो नीचे वाला गिटार है ये एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है। स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि इसके हर एक वायर से जनरेट होने वाला जो साउंड है वो हमें पता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग जानते हैं और हम इसे ठीक समझते हैं। और ये जो गिटार हमें नज़र आ रहा है ये एक ऐसा गिटार है जिसको हमने ट्यून करना है, टू बी ट्यून्ड। हमने इस गिटार को ट्यून करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे इसे ट्यून कर सकते हैं? पहले तो हमने ये सीख लिया कि अगर दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान स्लाइट डिफरेंस होगा तो उस स्लाइट डिफरेंस की वजह से हमें ऑल्टरनेटिवली राइज एंड फॉल ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी और उसको हम बीट्स का नाम देते हैं। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है कि हमें ग्रेजुअल इंक्रीज इन साउंड सुनाई देता है और उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद वो दोबारा से इंक्रीज होना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिवली राइज एंड फॉल सुनाई देता है, यानी साउंड ऊपर चला जाता है फिर साउंड नीचे आ जाता है और हम इस फिनोमिना को बीट्स का नाम देते हैं और ये फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से होता है। तो हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे ट्यून कर सकते हैं? हमारे पास अब यहाँ पे एक वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हमें ट्यून करना है और एक वो इंस्ट्रूमेंट है जो स्टैंडर्ड है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों की सिमिलर वायर्स को एक ही जगह से साइमल्टेनियसली प्लग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से इस गिटार से भी साउंड प्रोड्यूस होगा और इस गिटार से भी साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर तो इन दोनों वायर्स में से प्रोड्यूस होने वाले साउंड्स की फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस हुआ, कोई फ़र्क हुआ, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमें ये बीट्स सुनाई देंगी, यानी ऑल्टरनेटिवली राइज एंड फॉल ऑफ साउंड हमें सुनाई देगा। तो ये जो बीट्स हमें सुनाई देंगी ये बता रही होंगी कि हमारे उस इंस्ट्रूमेंट जिसको हमें ट्यून करना है उसकी फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से
डिफरेंस आ रहा है। तो हमें अगर इसे स्टैंडर्ड के बिल्कुल इक्वल लेके आना है तो फिर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को बदलना पड़ेगा। और वो बदलते किस तरह से, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे ये नॉब्स लगे हुए हैं। अगर हम इन्हें रोटेट करते हैं तो उसको रोटेट करने से हमारे पास ये जो वायर्स है हम इनकी टेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब टेंशन को कंट्रोल करेंगे यानी उस स्ट्रिंग को ज़्यादा टाइट करेंगे या कुछ लूज़ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। और हम उसे चेंज करने के बाद एक दफ़ा फिर स्टैंडर्ड और इसको एक साथ साउंड करेंगे। और अगर दोबारा साउंड करने पे हमें बीट्स सुनाई देती हैं तो इसका मतलब है अभी भी फ्रीक्वेंसीज़ में डिफरेंस है। और ये काम हम उस वक्त तक करते रहेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोगों को ट्यून करना है उसकी वायर को इस तरह से उसकी टेंशन को कम या ज़्यादा करते रहेंगे जब तक ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के बराबर नहीं आ जाती। तो जब ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के बराबर आ जाएगी और हम इन दोनों को एक साथ साउंड करेंगे तो फिर हमें कोई भी बीट सुनाई नहीं देंगी और हम कहेंगे कि हमारा ये वाला इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट की तरह बिहेव करने लग गया है और इस वक्त हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्रॉपरली ट्यून हो गया है। तो स्टूडेंट्स फिर अगर इसे हम लोग लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं कि हम लोग कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, और स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अगर हम उसे ट्यून करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, साउंड द इंस्ट्रूमेंट sound instrument with a standard instrument sound the instrument with a standard instrument and if there will be any difference in frequencies, we shall hear beats। अगर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस हुआ तो हम लोग बीट्स को सुनेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी, of the instrument to be tuned by tightening or loosening the string until no beats are produced। तो स्टूडेंट्स जब ये वाला मामला हो जाएगा तो इस वक्त हमारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो ट्यून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने लिखा हुआ है, व्हेन two notes of frequencies f1 and f2 are sound together, beats are formed. If f1 is greater than f2,
व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक F1 है और एक F2 है, और F1 जो है वो F2 से बड़ी है, ज़्यादा है। तो इस केस में अगर हम बीट्स की बात करें तो बीट्स कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो जनरल फार्मूला है हमारे पास बीट्स का, हम लोगों ने सीखा था कि अगर एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास FA हो और दूसरी फ्रीक्वेंसी FB हो तो हम उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, और उनका जो डिफरेंस होता है वो प्लस माइनस की फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास बीट्स का बेसिक फॉर्मूला था कि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज़ की वजह से बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर फ्रीक्वेंसीज़ को FA और FB की बजाय F1 और F2 के साथ रिप्रेजेंट किया जाए और F1 माइनस F2 किया जाए तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास जो बीट्स आएंगी वो प्लस माइनस n इस तरह से लिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स पहले से बता दिया गया है कि F1 जो है वो F2 से बड़ा है, तो फिर बीट्स का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा F1 माइनस F2, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा प्लस n के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये बीट्स का हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। तो ये जो चार ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं, अगर इन ऑप्शंस में देखें तो F1 प्लस F2 है, तो ये गलत हो गया। इसी तरह F1 प्लस F2 का हाफ है स्टूडेंट्स, ये भी गलत हो गया। और ये जो लिखा हुआ है F1 माइनस F2, तो स्टूडेंट्स ये जो है ऑप्शन, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कंसीडर होगी। और अगर इसकी फोर्थ ऑप्शन देखें वो भी हाफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो बीट्स जब भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने फॉर्मूले की फॉर्म में देखनी होती है तो वो डिफरेंस होता है दोनों फ्रीक्वेंसीज के दरमियान। तो सही करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है, F1 माइनस F2। जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8.9। एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिस्टेंट एक्सप्लोजन an observer senses a ground tremor and then hears the explosion. Explain the time difference. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि अगर हमसे कुछ फासले के ऊपर एक धमाका होता है, काफ़ी फासले के ऊपर एक धमाका हो रहा है, डिस्टेंट एक्सप्लोजन हो रहा है, एन ऑब्जर्वर सेंसेस अ ग्राउंड ट्रेमर। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि ग्राउंड ट्रेमर यानी हिलता हुआ एहसास हमें फील होता है ज़मीन से, जैसे एक अर्थक्वेक आता है, हल्का सा हमारा अर्थ जो है वो शेक करता है। एंड देन हियर्स द एक्सप्लोजन, और फिर हमें एक्सप्लोजन सुनाई देता है। एक्सप्लेन द टाइम डिफरेंस, तो हमें ये बताना है कि ये हमें टाइम का डिफरेंस क्यों फील होता है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अब ग्राउंड ट्रेमर और साउंड, हमें एक्सप्लोजन का साउंड, ये दोनों डिफरेंट क्यों सुन रहे हैं। स्टूडेंट्स पहली चीज़ तो ये है कि जो ग्राउंड ट्रेमर की बात हो रही है यहाँ पे, वो ग्राउंड ट्रेमर बेसिकली है क्या। स्टूडेंट्स जिस जगह पे एक एक्सप्लोजन होगा उस जगह पे साउंड भी जनरेट होगा। अब वो जो साउंड जनरेट हो रहा है और वो हमारे तक आ रहा है, लेट्स सपोज इस जगह पे हम खड़े हैं, कोई एक इंसान है जो एक काफ़ी फासले पे खड़ा है और उससे नीचे ये अर्थ है, और कुछ फासले पे इस जगह पे एक एक्सप्लोजन होता है, एक धमाका हो जाता है। तो जब यहाँ पे एक धमाका होगा तो हमारे पास साउंड ने पहुँचना है। अब साउंड के हमारे पास पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो साउंड एयर में से ट्रैवल करते 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 यहाँ तक हमारे पास पहुँचेगा और हम लोग उसे सुन लेंगे, ये हमारे पास साउंड सुनाई देगा। और एक साउंड इसी धमाके वाली जगह पे जनरेट होगा और वो इस ग्राउंड के अंदर ट्रैवल करते 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 हमारे तक पहुँचेगा, और जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो हमें वो ट्रेमर फील होगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि ट्रेमर पहले फील हो रहा है और एक्सप्लोजन की आवाज़ हम बाद में सुन रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि हमारा जो साउंड है वो सॉलिड्स में ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। तो वो साउंड जो ग्राउंड में से ट्रैवल करते करते हमारे तक आ रहा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द साउंड दैट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू द एयर। जो एयर में से ट्रैवल करता हुआ आ रहा है उसकी स्पीड हमारे पास कम होगी। तो स्टूडेंट्स इस वजह से ग्राउंड से पहले साउंड हमारे तक पहुंच जाएगा, इसलिए हमें ट्रेमर पहले फील होगा, और एयर में से साउंड हमारे पास बाद में आएगा, इस वजह से हमें वो सुनाई बाद में देगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको किस तरह से इलेबोरेट कर सकते हैं,
हम कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड, since the speed of sound in air, स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला भी याद है कि एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको हम लोग कैलकुलेट करते होते हैं गैमा p डिवाइडेड बाय रो के साथ, इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड इन अर्थ। अर्थ क्या है स्टूडेंट्स? इस केस में हमारे पास ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, और स्टूडेंट्स इसके लिए भी हमें स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला पता है, और वो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला था E डिवाइडेड बाय रो, और फिर स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट ले लेते थे। और ये ज्यादा क्यों होता है ये भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक क्वेश्चन में सीखा था, बिकॉज E रेशियो ऑफ E ओवर रो ये बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैमा P डिवाइडेड बाय रो इससे। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं सो द ऑब्जर्वर will experience ground tremor first, then he will hear the sound. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। तो हमारा साउंड जो है वो गर्म हवा में ज़्यादा स्पीड से क्यों ट्रैवल करता है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। तो स्टूडेंट्स हमें पता है द स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय स्पीड ऑफ साउंड इन एयर is given by स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है स्टूडेंट्स हमें पता है वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है V इज इक्वल टू गैमा P डिवाइडेड बाय रो। और स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन ने बेसिकली डिटरमिन करना है कि हमारा साउंड कैसे ट्रैवल करता है। स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हमें एक और रिलेशन भी पता है, हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी जो यहाँ पे लिखी हुई है ये इक्वल होती है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के। हम किसी भी मैस को वॉल्यूम से डिवाइड करें तो हमें डेंसिटी मिल जाती है। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हमारे पास एक तरफ तो वार्म एयर है और एक तरफ हमारे पास जो है वो कोल्ड एयर है। अब हम जानते हैं कि वार्म एयर गर्म हवा, इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, और हम लोग जानते हैं कि हमारे टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर, जितना हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा उतना ही हमारा वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ने पे हमारी गैसेस एक्सपैंड करती हैं, उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर हम वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन देखते हैं तो वॉल्यूम के बढ़ने का मतलब है डेंसिटी का कम हो जाना। और स्टूडेंट्स अगर हम लोग गर्म हवा की बात करें तो गर्म हवा में चूंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, तो डेंसिटी वहाँ पे कम हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स अगर डेंसिटी का स्पीड के साथ रिलेशन यहाँ पे देखें तो डेंसिटी और स्पीड का इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर हमारी डेंसिटी कम होती है तो इसका मतलब है स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स जब गर्म हवा की बात करेंगे, वार्म एयर की बात करेंगे, तो फिर इसका अगर हम लोग रिलेशन देखें तो गर्म हवा का मतलब है कि टेम्परेचर का इंक्रीज होना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने का मतलब है हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब है कि हमारी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर इसी ट्रेंड को हम लोग देखते चले जाएं तो हम इस तरह से एक रिलेशन बना सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी इंक्रीज द वॉल्यूम एंड बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम वी डिक्रीज द डेंसिटी। और फिर ऊपर वाली इक्वेशन से हमें नज़र आ रहा है कि अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो उसका मतलब है कि स्पीड जो कि v से रिप्रेजेंट की हुई है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो स्टूडेंट्स वार्म एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसको हम इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द एयर इंक्रीजेस एंड डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेस, सो द speed of sound in warm air increases as compared to cold air। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हमारा एक और रिलेशन भी है जो हम लोगों ने सीखा था, हम लोगों ने ड्राइव किया था कि VT स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास। हमने सीखा था कि VT इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट टेम्परेचर T। और स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ये इक्वल होता है V0 इंटू 1 इंटू V0 प्लस 0.61 इंटू T। और स्टूडेंट्स ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे स्पीड ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे T की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाते हैं। और हम देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को कि अगर हम लोग 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करते हैं तो हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 0.16 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाती है। तो अगर 1 डिग्री हम एयर का टेम्परेचर बढ़ा दें यानी उसे वार्म कर दें तो इसका मतलब है 0.61 मीटर पर सेकंड इतना चेंज आएगा हमारी साउंड की स्पीड के अंदर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ शुड अ साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स साउंड डज नॉट चेंज। कि हमारा ऑब्जर्वर और सोर्स ऑफ साउंड जो है वो किस तरह से चेंज हो कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई चेंज ना आए। लेट्स सपोज यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऑब्जर्वर मौजूद है और इस ऑब्जर्वर से कुछ फासले के ऊपर यहाँ पे एक सोर्स ऑफ साउंड है जहाँ से साउंड की वेव्स ट्रैवल करते हुए हमारे इस ऑब्जर्वर तक पहुँच रही हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस सोर्स ऑफ साउंड को जिसे हम S के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये ऑब्जर्वर है जिसे हम A के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर इनके दरमियान मोशन को स्टडी करें तो हम लोगों ने सीखा था कि डॉपलर इफ़ेक्ट क्या होता है। हमने कहा था डॉपलर इफ़ेक्ट ये बताता है कि किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू अगर इस तरह से मूवमेंट हो, रिलेटिव मूवमेंट, के सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा हो, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा हो, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। यानी अगर डिस्टेंस स्टूडेंट्स सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा हो, कम हो रहा हो,
तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, जो ऑब्जर्व की जाती है, वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। और अगर हमारे पास जो डिस्टेंस है सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान, वो डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हो, तो इस केस में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या हो, हाउ शुड अ साउंड source moves with respect to an observer so that the frequency of its sound does not change, कि फ्रीक्वेंसी साउंड की चेंज ना हो। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब इनके दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज ना हो रहा हो। और वो डिस्टेंस कब इंक्रीज ना नहीं होगा, वो डिस्टेंस सिर्फ उस वक्त इंक्रीज नहीं होगा कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या है कि this can only be happened when the relative velocity between source and observer is ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में क्या है, अगर तो वो ज़ीरो है तो फिर हमें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमारा सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा हो या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, तो इस केस में हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। और अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हो तो इस केस में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा और आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से सीख लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।